नमस्कार दोस्तों, वाची के मंच से एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अमर कुमार। आज का जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा, इसका जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका सामान्य परिचय पढ़ा और देखा कि इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, इसका अन्य सभ्यताओं से संबंध किस प्रकार से है, कैसे यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी हुई नज़र आती है और बाकी सभ्यताओं से यह सभ्यता किस प्रकार से अलग है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि इसकी स्थिति और विस्तार को लेकर, इसका विस्तार कहाँ तक है और इसका क्षेत्रफल क्या क्या है, इसमें कौन कौन से प्रमुख स्थल आते हैं। तीसरी चीज़ हम लोगों ने इसके समय निर्धारण की बात की या काल निर्धारण, कि ये किस टाइम में आई, किस किस विद्वान ने किस किस बेस पर इसको बताया कि ये इतनी पुरानी है या जो भी। चौथे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि इसमें कौन कौन सी प्रजातियां थीं इस सभ्यता में। प्रजाति प्रजातियों के बारे में देखा। फिर देखा हम लोगों ने पांचवें पॉइंट पे कि यह सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई है, यानी हमारे यहाँ की ताम्रपाषाणीन कालीन सभ्यता जो थी या अन्य जो छोटी मोटी सभ्यताएं थी, झुक्कर संस्कृत, झाकर संस्कृत, तो उनसे यह धीरे धीरे देशीकरण के द्वारा डेवलप हुई है या ये बाहर से आई है, मेसोपोटामिया से आयातित है या कल्चरल फ्यूज़न के कारण हमारे यहाँ उत्पन्न हुई है या सांस्कृतिक विसरण का परिणाम है। इन बातों पे हम लोगों ने बात किया, इसकी उत्पत्ति को लेकर के। अब जो हमारा टॉपिक है वो आज का वो है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था को लेकर के। अर्थव्यवस्था का जो यह टॉपिक है यह 2-3 नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है कि यह उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये कोर्स मेनली यूपीएससी के लिए डिज़ाइन है। इसके अलावा ये पीसीएस में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खास करके यूपी पीसीएस में। तीसरा, उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको इतिहास से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको पढ़ें या कैसे इसको रटें। तो उसमें बाकी स्टेट्स भी आ सकते हैं, एसएससी लेवल तक के लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं ढंग से, वो इस पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए हम लोगों को 2-3 बातें समझ लेनी होगी। पहले अर्थव्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम लोगों को पढ़ने के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम अर्थव्यवस्था को कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। तो मैं सबसे पहले बात बता दूं कि अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति अगर या तो होगी ये कृषि प्रधान और या होगी कृषि व्यापार प्रधान, व्यापार इसमें ज़्यादा होता होगा, या पशुपालन प्रधान होगा। अर्थव्यवस्था 3 तरीके की इससे हो सकती है, कृषि प्रधान हो सकती है, व्यापार प्रधान हो सकती है, पशुपालन प्रधान हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कृषि और पशुपालन प्रधान हो और नहीं, कृषि और व्यापार प्रधान हो और पशुपालन गौड़ हो, कि आदमी केवल पशुओं को चरा करके, पशुओं का दूध पी करके, उनका मांस खा करके अगर अपना जीवन यापन कर रहा है तो पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगी और कृषि और व्यापार गौड़ हो जाएगा, मतलब वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा।
या कृषि और व्यापार प्रधान है, लेकिन केवल उन्हीं पशुओं को की महत्ता होती है जो मजबूत पशु हों, जो हल को खींच सकें, तो यहाँ पर कृषि और व्यापार प्रधान हो जाएगा, पशुपालन गौण हो जाएगा। तो पहले हमको इसकी प्रकृति की जांच करनी होगी और उसके बारे में लिखना होगा। जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, चाहे वो हड़प्पा की हो, चाहे उत्तर वैदिक काल की हो, पूर्व वैदिक काल की हो, 6th सेंचुरी BC हो, मौर्योत्तर हो, गुप्तोत्तर हो, कुछ भी हो। दूसरा पॉइंट जो हम लोग इसमें देखेंगे तो वो देखेंगे शिल्प यानी क्राफ्ट। शिल्प का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। आप देखेंगे कि शिल्प का मतलब ये हो रहा है कि जो जैसे हम बर्तन बना रहे हैं, जूते चप्पल बना रहे हैं, वस्त्र बना रहे हैं, आभूषण बना रहे हैं, इसको सबको हम क्राफ्ट कहते हैं, शिल्प कहते हैं। तो ये काम तभी होते हैं जब आपका पेट भरा हो। अगर आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो आप कान का कुंडल नहीं बनाएंगे। अगर खाने से ज़्यादा आप पैदा कर ले रहे हैं तभी शिल्प का विकास होगा। तो शिल्प का विकास अर्थव्यवस्था को गति देता है, इसलिए जब भी अर्थव्यवस्था को हम लिखेंगे तो उसमें शिल्प का उल्लेख जरूर करेंगे। ये एक बड़ी समस्या रहती है लेखन में हम लोगों की कि अर्थव्यवस्था जब भी लिखते हैं उसमें हम शिल्प के विकास को छोड़ जाते हैं। तीसरा मुद्दा आता है व्यापार और वाणिज्य का। व्यापार का, व्यापार में आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, और व्यापार चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस पर विचार करेंगे। व्यापार, अगर शिल्प अच्छा है तो व्यापार अच्छा होगा, रोड्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों को देखना होगा। एक मिनट, मैं मोबाइल ऑफ कर लेता हूँ। तो शिल्प का जब भी वो होगा विकास होगा तो व्यापार का विकास होगा ही, नगरीकरण का विकास होगा। तो ज़्यादा शब्द हमको इस पे लिखने हैं। मान लिया कि 100 वर्ड्स में इसको हमको लिखना है, तो आप मान के चलिए कि लगभग 10 से 20 वर्ड इस पे और 30 वर्ड्स के करीब ये दोनों आ जाएंगे और 50 वर्ड के करीब ये आपका रहेगा। 50 शब्द आपको इस पे लिखना है, ये मेजर एरिया है। उसके बाद 30 वर्ड्स इस पे आपको लिखना है और 20 वर्ड्स इस पे लिखना है, और फिर उसको आप वर्तमान से जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था जब भी हम पढ़ेंगे तो हमको इन विषयों पे विचार करना होगा और इन्हीं पे हमको लिखना होगा। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे कि आप देखते हैं कि जो सभ्यता होती है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सभ्यता के ऊपर एक अच्छा डिबेट हो सकता है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य डिबेट करना नहीं है, सीधे सामान्य शब्दों में आपको समझाना है जिससे आप एग्ज़ाम निकाल सकें, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। सभ्यता का संबंध संस्कृति के भौतिक पक्ष से होता है, जैसे घर, मकान या रोड्स, डेवलपमेंट, जितनी भी चीज़ें होती, जो भी फिजिकल थिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बात होगी वो हम सभ्यता में करेंगे। और संस्कृत के अंतर्गत हमारे विचार, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श, इन सब चीज़ों की बात की जाएगी। तो इसलिए आपने सुना होगा कि सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं लेकिन संस्कृतियां अजर अमर होती हैं, वो हमेशा चलती रहती हैं। हड़प्पा काल में अगर मातृदेवी की पूजा मिली है, मातृदेवी के प्रति आस्था का भाव रहा, तो वो भाव आज भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं डेवलप है या है भी। या आप ये कह लें कि हड़प्पा सभ्यता में हमको प्रकृति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो संस्कृति आज भी टू बी कंटिन्यू है। जल प्रबंधन की जो वहाँ पे बात आई, धौलावीरा से लगा करके मोहनजोदड़ो और लोथल, कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे एक वाटर मैनेजमेंट की बात मिलती है, वो टू बी कंटिन्यू आज भी हमको देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं लेकिन संस्कृतियाँ चलती रहती हैं। तो इस अर्थव्यवस्था को हम इस तरह से भी देखेंगे कि किस तरह से इसके तहत एक संस्कृति आज भी हमारे यहाँ डेवलप हो रही है। ये मुद्दा आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्योंकि जब आप शिल्प का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, खास करके जो डेली यूज के में हमारी चीज़ें हम उपयोग करते हैं, जैसे बर्तन हो गया, मूर्ति होगी या वस्त्र हो गए, तो इन सब का उपयोग हम आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब को हम पढ़ते हैं। अध्ययन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है।
तो अर्थव्यवस्था को जानने के लिए अगर हमको हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था जाननी है तो हम एक बात कॉमनली जानते हैं, एक निष्कर्ष हमारे पास है, क्या कि ये कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था है, व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था है और पशुपालन गौड़ है, पशुपालन गौड़ है, मतलब प्रधान नहीं है। बस जहाँ भी खेती होगी नॉर्मली पशुपालन होता ही है। मान लिया कि हमने एक सूत्र बना लिया कि ये मेरा सूत्र है। हम लोग आज इतिहास को बिल्कुल मैथ की तरह पढ़ेंगे, कोई भी भटकाव इधर उधर बिल्कुल नहीं होगा, एकदम गारंटी है। एक हम लोगों ने ये पहले ही एक निष्कर्ष निकाल लिया कि इस तरह से है, तो या इसको हम बाद में भी ला सकते हैं, मैंने समझाने के लिए इसको आपको पहले लिख दिया। इसकी जांच करनी है कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जांच के लिए क्या काम करेंगे कि सबसे पहले हम उठाएंगे कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी की पहले जांच करते हैं। अगर यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तो कृषि अच्छी खासी होगी, क्योंकि ऊसर बांगर में तो आप खेती करेंगे नहीं। तो अगर कृषि प्रधान ये होगी तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, उपजाऊ थी, मिट्टी यहाँ की उपजाऊ है, दोमट है, चिकनी मिट्टी है। कैसे उपजाऊ तो हमने कह दिया, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? तो हाँ है, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती इस तरह की नदियों के किनारे फैली हुई सभ्यता है। ज़्यादातर जो आवासों का या जो भी स्थल बसे हैं वो नदियों के किनारे हैं, और अगर नदियों के किनारे हैं तो नदियों के किनारे की ज़मीन जो होती है वो उपजाऊ होती है अक्सर। अब आप कहेंगे कि ऋग्वेद काल में भी तो नदियों के किनारे कई शहर हैं, लेकिन वहाँ पे खेती नहीं हो रही। तो उस समय तक जलवायु परिवर्तन हो चुका था और 250 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी। तो भूमि दलदली थी, पेड़ों की जड़ें बहुत मोटी थी और लोहा था नहीं कि खोद सको, इसलिए वहाँ पे खेती नहीं हुई। ये बात आप NCERT रामशरण शर्मा 12th क्लास में जा कर के पढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो एक निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मिट्टी है, जो ज़मीन है वहाँ की, वो बहुत उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे उसकी बसावट है। सिंधु एवं सरस्वती या अन्य भी नदियाँ तथा अन्य नदी घाटियों के किनारे इसकी बसावट, इसलिए इसको नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अन्य नदियों के किनारे इसकी बसावट है। तो आप ये जान गए कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। क्यों उपजाऊ है? क्योंकि यह नदी घाटियों के किनारे बसी हुई सभ्यता है और इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है वो उपजाऊ है। चलो, मिट्टी उपजाऊ है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खेती करने के लिए सिर्फ मिट्टी का उपजाऊपन ही तो ज़रूरी नहीं है। जब तक उसको फर्टिलाइज न किया जाए, उसके अंदर उत्पादकता न बढ़ाई जाए या उसको कल्टीवेट न किया जाए, उसकी जुताई न किया जाए। तो जुताई किस चीज़ से करते हैं? हाथ से या हल से? सीधी सी बात है, हल से जुताई होगी। तो हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, हल। क्या अब हम खोजेंगे कि क्या हड़प्पा सभ्यता से कोई हल का साक्ष्य मिला है? तो हाँ, मिला है। बनावली से फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, सर हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। बनावली से हल का मॉडल मिला है। मॉडल लकड़ी का एक खिलौना मिला है, हल का एक मॉडल मिला है बनावली से। और अब हम कह रहे हैं हल का मॉडल मिल गया है, लेकिन अब हम कह रहे हैं वो हल नहीं था, वो हैंगर था। उसको उल्टा करके वहाँ पे लोग कपड़े टांगते होंगे। क्या प्रमाण है कि हल से जुताई ही होती होगी? ठीक है, बनावली से हल मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या प्रमाण है कि इससे जुताई ही होती होगी? तो हमको कोई ना कोई जुता हुआ खेत हड़प्पा में ढूंढना होगा। तो कालीबंगा से हमको एक जुता हुआ खेत मिला है, उसमें दोहरी जुताई की गई है, चना और मटर की खेती होती थी।
तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत अगर मिल जाता है तो हमें कह सकते हैं कि जो बनावली से हमको हल का मॉडल मिला है, हल वहाँ पे लोकप्रिय रहा होगा और हल से ही जुताई की गई होगी। और ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर हल का उपयोग होता था। ज़्यादा मिला क्यों नहीं? क्योंकि लकड़ी के हल रहे होंगे और हज़ारों सालों बाद खुदाई होगी, गल के मिट्टी बन गए होंगे, नहीं मिल पाया उतना साक्ष्य। लेकिन ये कन्फर्म है कि हल था, क्योंकि फिर ये आप जुता हुआ खेत और बनावली के मॉडल को अगर आपस में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि इसी से जुताई होती थी। तो कालीबंगा से, राजस्थान में है कालीबंगा, बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है, आप इसके बारे में जानिएगा। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से आपको अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, बलि प्रथा के साथ मिले हैं, दीनहीन बस्ती इसको कहा गया है। तमाम तरह की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, आप इसके नेट पे इसके फ़ोटो देखिएगा, इसके बारे में जानिएगा। तो जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, हुआ खेत, सबसे पहले हम लोग इसकी जांच कर लेंगे, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। एक बनावली पे एक जुता हुआ खेत मिला है, तो मिट्टी उपजाऊ है, हल का प्रॉपर यूज हो रहा है, और हल के प्रॉपर यूज होने के बाद आप क्या करते हैं? जुताई करने के बाद सीधा काम क्या होता है? बुआई करेंगे आप। तो बुआई करने का समय निश्चित था इनका कि अक्टूबर नवंबर में बो देते थे और मार्च अप्रैल में काट लेते थे, क्योंकि मई वगैरह के आसपास बाढ़ आने की संभावना रहती थी। तो अब हम तीसरी चीज़ इसमें क्या देखेंगे? फसल चक्र। फसल चक्र, तो फसल चक्र आपको पता है, मार्च अप्रैल टू अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में बुआई और ये मार्च अप्रैल में कटाई। अब आप देखेंगे कि फसल चक्र अगर इनका क्लियर है तो इससे क्या साबित होता है? हजारों सालों से बाढ़ आ रही होगी और कई 100 सालों से ये लोग लगातार बाढ़ को आते और जाते देखते होंगे, और बाढ़ के कारण ये पहले तो इन्होंने बुआई की होगी, कुछ भी फसल लगाई होगी, लेकिन बाढ़ आई होगी और वो चली गई होगी उनकी फसल को लेते हुए। तो वहाँ पर बाढ़ कृषि के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। ऐसे में बाढ़ के नेचर को रीड करके उसके हिसाब से फसल की कटाई और बुआई का सिस्टम बनाया होगा, तो कम से कम 50-100 साल तो लगे होंगे ना, कि बार बार देखते देखते कि हाँ अब बाढ़ आ रही है और अब बाढ़ जा रही है। जब बाढ़ आ रही है तब नुकसान कर रही, लेकिन जा रही तो चिकनी मिट्टी छोड़ के जा रही। तो इस चीज़ को अगर फसल चक्र स्पष्ट है तो यानी कृषि की जो मौसमी समस्याएं थी, कृषि की जो बाढ़ जनित प्रॉब्लम्स थी, उस पर इन लोगों ने विजय प्राप्त करना सीख लिया था। और अगर सीख लिया था तो उसका एक प्रमाण है कि इनका फसल चक्र, इनका क्रॉप सर्किल जो है वो एकदम क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर था, उसमें इनको कोई डाउट नहीं था। तो फसल चक्र हमको इस बात की भी जानकारी देता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, फसल चक्र आपका हो गया। फसल चक्र के बाद हम ये देखेंगे कि इस मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? उत्पादकता, उत्पादकता, उत्पादकता बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से इसमें खाद का प्रयोग करते थे और प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे, जिसमें हरी पत्तियों को रख करके गलाया जाता था या उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता था। जो इनका कूड़ा करकट होता था, जो वनों से जो मिलता था, वही चीज़ इसको इसमें डालते थे। कई जगह पर प्राकृतिक खाद जैसे ढेर से मिले हुए हैं। इससे विद्वानों ने अंदाज़ा लगाया है कि फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तत्पर थे, यानी इनकी जो मेंटलिटी थी एग्रीकल्चर को लेकर के वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थी। अगला पॉइंट हम लोग आ जाते हैं इसी पे। अगला पॉइंट क्या होगा? आपको 4 पॉइंट पता चल गए, 5वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 5वां, 6ठा और 7। आप अपने आप से भी पॉइंट बढ़ा सकते हैं, मैं सिर्फ एक आपको तरीका बता रहा हूं। 5वें पॉइंट में क्या होगा कि चलो आपकी मिट्टी उपजाऊ है,
मिट्टी उपजाऊ है, हल है आपके पास, फसल चक्र आपका क्लियर है। तीसरी चीज, उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी आप प्रयासरत हैं। तो आप यहाँ की फसल कैसी है, एक ही तरह की फसल उगा रहे हैं या विविधीकृत फसल है, अलग अलग उगा रहे हैं? अगर एक तरह की फसल उगा रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि अर्थव्यवस्था का जो विस्तार है वह विविधता से भरा हुआ नहीं है। पहली चीज़ तो यही क्लियर हो गई अगर एक तरीके की। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर एक ही तरह की फसल आप उगा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए या तो दूसरे पर डिपेंड हैं या उसके अभाव में जी रहे हैं, दोनों चीज़ें। तो अगर फसल विविधीकृत है तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में संपन्नता आएगी ही आएगी। और जो फसल विविधीकृत होती है तो इससे समाज के अंदर सहयोग और समन्वय भी बढ़ता है। ये कैसे? क्योंकि हर आदमी गेहूं नहीं पैदा कर सकता। आपको सेब खाने के लिए कश्मीर और हिमाचल की तरफ देखना ही होगा और वहाँ से लोग आएंगे। आपको चावल के लिए गंगा यमुना के दोआब की तरफ जाना ही होगा। गेहूं के लिए उस एरिया से जुड़ाव होना ही होगा। तो होता क्या है, फसल विविधीकृत या ज़रूरतों का हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में बहुत आसान तरीका हमको सुझाता है। तो यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे, आपस में सहयोग और समन्वय डेवलप होता था। और कहा भी गया है कि खेती अगर नहीं होती तो व्यक्ति के अंदर सामुदायिक बोध कभी जन्मता ही नहीं। क्यों? खेती नहीं होती तो हमेशा पशुचारणिक व्यवस्था ही रहती, पूरा पाषाण काल की तरह भेड़ लेके उसके पीछे पीछे घूमते ही रहते, जीवन कभी स्थिर होता ही नहीं। और जीवन जब स्थिर नहीं होता तो न परिवार बनते, न गांव बनता, न समाज बनता, न देश बनता, न साम्राज्य बनता, नई दुनिया होती। तो खेती अगर हो रही थी तो इसके पीछे सबसे बड़ा ये रीज़न था कि यहीं से मानव ने सामुदायिक बोध सीखा होगा और यहीं से वो कल्चर्ड हुआ होगा। कल्टीवेशन से ही कल्चर शब्द निकला है, इसके पीछे एक ये भी कारण है। खैर, तो हम लोग देखते हैं कि फसल कैसी है यहाँ पे। तो फसल को जानने के लिए, विविधीकरण को जानने के लिए हम लोग 3 तरीके अपनाएंगे कि एक फसल वो हो जाए खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल, और दूसरी हो जाए उपखाद्यान्न, और तीसरी हो जाए व्यावसायिक ऐसी फसल जो खड़ी फसल हो, जिसको ज़्यादातर खाया ना जाए या जो ज़्यादातर बिक्री के काम आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कपास के सबसे पहले साक्ष्य जो हैं वो हमको हड़प्पा से ही मिलते हैं। दुनिया आज वस्त्र अगर पहन रही है सूती, तो हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान, भारत ने दुनिया को कपड़े दिए हैं। ठीक है, उपखाद्यान्न में क्या आएगा आपका? चना, मटर, सरसों, चना, मटर या सरसों, अन्य, ये सारी चीज़ें आपको कालीबंगा से मिल जाती हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कालीबंगा से खेती के साक्ष्य मिले, जुता हुआ खेत था, चना, मटर। खाद्यान्न में आपका आता है चावल। तो चावल आप देखेंगे कि रंगपुर है, गुजरात का एरिया, रंगपुर और लोथल। रंगपुर और लोथल दोनों, रंगपुर से धान की भूसी मिली है और लोथल से चावल मिला है। धान की भूसी मिली है यानी धान रहा होगा इसमें, ठीक है, और लोथल से जो है वो चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये खाद्यान्न था ही। गेहूं की कई किस्में मिली हैं, जैसे स्फेरोकोकम और आपका ट्रिटिकम कम्पैक्टस, ये गेहूं की प्रजातियां मिली हैं। और गेहूं लगभग हर जगह से पाया गया है, खास करके हड़प्पा मोहनजोदड़ो। आपको ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको पता है कि चावल यहाँ से मिल गया है। हड़प्पा से जो है वो हड़प्पा और लगभग सभी जगह से गेहूं की कई किस्में मिली हैं। चना, मटर, सरसों के रूप में उपखाद्यान्न था और व्यावसायिक फसल भी हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी फसल जो है वो विविधीकृत है, विविधता से भरी हुई है। ठीक है, फसल को देखने से भी लगता है कि ये अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, मिट्टी को भी देखने से लगता है कि अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, हल के प्रयोग से भी लगता है।
फसल चक्र से भी लगता है इन्होंने कृषि की बाढ़ जनित समस्याओं पर विजय प्राप्त कर ली, उत्पादकता भी बढ़ा रहे हैं। तो इतने पॉइंट्स अगर हम अभी देखते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हाँ, वास्तव में इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान है। लेकिन अभी इसकी और थोड़ी सी जांच करेंगे कि अब हमको ये देखना है कि ये सब कुछ तो है, लेकिन क्या ये खाने से ज़्यादा पैदा कर पा रहे हैं? क्या इनकी अर्थव्यवस्था इनको इतना दे रही है कि ये बचा भी ले रहे हैं? तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अधिशेष या सरप्लस। अधिशेष या सरप्लस। हम देखेंगे क्या इनकी अर्थव्यवस्था खाने से ज़्यादा पैदा करती है। अगर खाने से ज़्यादा पैदा करती है तो ही आप व्यापार या वाणिज्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पेट की लड़ाई होगी तो आप वस्त्र की लड़ाई तो कम से कम नहीं करेंगे, या वैचारिक लड़ाई तो आप कम से कम नहीं करेंगे। जैसे एक फेमस शायरी आप लोगों ने सुना होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ और तीसरे के मुंह से निकला आलू। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि ऊपर दोनों के पेट जो हैं वो भरे थे। तो जब पेट भरा होगा तो आप विचारों की लड़ाई भी करेंगे, अन्य चीज़ों की भी लड़ाई करेंगे। लेकिन अगर आपको भूख ही इतनी ज़्यादा है, प्राइमरी ज़रूरत है, आप उतना ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसकी पूर्ति के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। तो अगर अधिशेष या सरप्लस बच जाता है आपके पास तो ही आप व्यापार वाणिज्य करेंगे, और तो ही हम ये कह सकते हैं कि यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। इतनी चीज़ें समझ गए। अब हम देख लेते हैं कि अगर इनकी अर्थव्यवस्था में, हड़प्पा वालों की अर्थव्यवस्था में कृषि का बोलबाला है, कृषि एक उन्नत दशा में है, तो ये किस तरह के पशुओं को पालेंगे? आप बताइए। बैल को पालेंगे, क्योंकि हल और कौन खींचेगा? बैल ही खींच पाएगा। और कौन सा बैल हल खींचेगा? जब बैल ज़्यादा हल खींचता है तो हल खींचने के कारण उसके अंदर एक कुबड़ निकल आता है। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी में वर्ड पढ़ा होगा, कुबड़ वाला बैल इनका सबसे प्रिय पशु। तो सबसे प्रिय पशु कौन? कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वर्ड जो है वो एनसीईआरटी का है। कुबड़ वाला बैल सबसे इनका प्रिय पशु है। लेकिन अन्य पशुओं को भी गाय के साक्ष्य बहुत सीमित मात्रा में मिले हैं। अभी नए जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें गाय के साक्ष्य हमको मिल रहे हैं, लेकिन बैल मिला है तो ये कन्फर्म होगा कि गाय वहाँ पे रहेगी ही रहेगी। लोग परिचित जरूर रहे होंगे। दो तरह का क्वेश्चन पीटी में भी आता है कि हड़प्पावासी परिचित थे या हड़प्पा में साक्ष्य मिलना। तो साक्ष्य बहुत कम मिले हैं गाय के, बहुत जो मतलब संदिग्ध टाइप के साक्ष्य मिले, क्लियर साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन क्या वो परिचित थे? तो हाँ, परिचित थे। क्यों? क्योंकि बैल था। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चंस में आप कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि क्या था। इसके अलावा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये हाथी, ये सब लोथल से मिल गया है। घोड़ा को लेकर के हमेशा विवाद रहता है। तो सुरकोटदा से घोड़ा की अस्थि मिली है, राणा धुंडई से घोड़ा के दांत मिले हैं, मोहन जोदड़ो से एक संदिग्ध मूर्ति मिली है। तो इसका मतलब घोड़े से भी परिचित थे, भले ही बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले। तो इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमको ये बता देना है कि ये कुबड़ वाला जो बैल है वो यहाँ पे मिला है, जो इनके कृषि के प्रति एक उसको दिखाते हैं। आपको कुछ चीज़ें और मैं दिखा देता हूँ कि ये इनका अन्न भंडार है। मोहन जोदड़ो से जो मिला है ये 177B इसको नाम दिया गया है। ये मोहन जोदड़ो का जो है अन्नागार। इसकी खास बात आप देखेंगे कि एक चबूतरा बनाया गया है, और एक चबूतरे के ऊपर जो है इसको वो बनाया गया है, और शहर के किनारे एकदम चबूतरे के ऊपर अगर इसको बनाया गया है तो इसका एकमात्र कारण ये है कि हड़प्पा सभ्यता में आपदा प्रबंधन के तत्व मौजूद थे। जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि 2 साल पहले कि जल प्रबंधन का बहुत बढ़िया, जिसमें हम लोगों ने धौलावीरा को पढ़ा था, लोथल को पढ़ा था, मोहन जोदड़ो को पढ़ा था। और उसी समय हमने यह भी बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसके वो क्वेश्चन आ भी गया यूपीएससी में। और अब आप देखिएगा आपदा प्रबंधन को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। तो मैं आपको जब आपदा प्रबंधन हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाऊंगा तो उस पर और क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर चबूतरे पर बना रहे हैं ये
अन्न गोदाम। तो इसका मतलब क्या है कि बाढ़ का पानी भरता होगा और बाढ़ का पानी इस चबूतरे से टकरा के वापस चला हो जाता होगा और इनका अन्न जो है वो सुरक्षित रहता होगा। इसलिए यह अन्न मतलब कृषि के अधिशेष के साथ ये इनके आपदा प्रबंधन के तत्व को भी दिखाता है। तो अन्नागार आप लोगों को विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखना होगा इसको। और ये मोहनजोदड़ो से मिला है अन्न भंडार और इसको नाम दिया गया है 177V। ठीक है, एक चीज़ आप इस पे फोकस्ड रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज आप देखेंगे कि ये यहाँ से बहुत सारे इस तरह से औजार मिले। ये किसी संग्रहालय का है जहाँ से मैंने इसका फोटो निकाला है। तो आप देखेंगे कि ये जो औजार हैं ये कृषि कार्य में आने वाले औजार प्रतीत हो रहे हैं। हल का एक मॉडल मिला है, फॉल वगैरह रहे होंगे लेकिन लकड़ी के रहे होंगे तो वो जो है वो गल गए होंगे, नहीं मिल पाए। लेकिन इन चीज़ों को देखकर सामान्य रूप से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी का इन्होंने विस्तार कर लिया था, विकास कर लिया था। और आप देखेंगे कि ये इतना बड़ा एरिया था कि आप देखेंगे कि भारत, पाकिस्तान और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान तक का एरिया, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के, 12 लाख कुछ 99 एनसीईआरटी में दिया जाता है, 13 लाख के आसपास, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास ये एरिया फैला हुआ था। इसका मैंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब आपको बता दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा विस्तार है। और ये कमोबेश सप्त सैंधों वाला एरिया भी हो जाता है कि जहाँ पे 5 नदियाँ और वो बह रही हैं। तो अभी जो आपने पढ़ा कि लैंड फर्टिलाइज्ड होगी तो क्यों होगी, तो आप देखेंगे कि नदियों का कितना बड़ा जाल जो है ये इसमें फैला हुआ है। इन नदियों का नाम आप जानते होंगे, जो 5 फेमस नदियां हैं। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जितना भी क्वेश्चन आता है नदियों के किनारे ही पूछ के आता है, पूछने के लिए मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ ये कृषि प्रधान थी। क्यों थी? क्योंकि मिट्टी उपजाऊ थी, हल का प्रयोग हो रहा था, फसल चक्र क्लियर था, उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा रहा था, फसलें विविधीकृत थी और इसके अलावा अधिशेष उत्पादन हो रहा था। और अधिशेष के साथ जो है यहाँ पर उन्हीं पशुओं को मान्यता ज़्यादा दी जा रही थी जो कि अर्थव्यवस्था के काम आ सके। अब इसको हमको अगर लिखना है तो आप इन्हीं 7 से 8 पॉइंट्स को दिमाग में ध्यान रखिए और उसके बाद इन्हीं पर एक एक लाइन लिख दीजिए। आपका 100 वर्ड पूरा हो जाएगा, या 50 वर्ड में इसको थोड़ा कसावट के साथ लिखेंगे तो लिख देंगे। फिर अगला जो पैराग्राफ बनाएंगे उसमें लिखेंगे कि अधिशेष ने शिल्प के विकास को एक नई दिशा दी। फिर इसी तरह से हम लोग डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि शिल्प का विकास किन किन दिशाओं में कौन कौन से शिल्प का हुआ। तो इतना आप लोगों को पहले रिवाइज कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस करेंगे। आज हम लोगों ने फैक्चुअल पढ़ा, थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करने का प्रयास किया। फिर इस पे हम लोग मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे रिलेटेड पीटी के क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं वो करेंगे जैसा हम लोग करते हैं। और उसके बाद हम लोग शिल्प पढ़ेंगे, फिर व्यापार पढ़ेंगे, फिर नगरीकरण पढ़ेंगे। तो क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं आराम से चलूँगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा तेज़ होना चाहिए तो आप मोबाइल की स्पीड बढ़ा करके वो काम कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।